नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि हमारे चाचा 4 जून के बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे। आज 29 जून है। आज नीतीश कुमार ने दिल्ली में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक की है और इस बैठक को लेकर लगातार खबरें चलाई गई कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं, नीतीश कुमार बड़ा ऐलान कर सकते हैं, हो सकता है नीतीश कुमार पलटी मार ले। तो फिलहाल आज ये मीटिंग हो चुकी है और इस मीटिंग को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो आखिरकार इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने क्या बड़ा फैसला लिया है? कैसे जेडीयू और बीजेपी के नेता आपस में भिड़े जा रहे हैं? आपको एक-एक खबर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों आनन-फानन में गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या नीतीश कुमार ने बड़ा खेला कर दिया है? तो सभी सवालों के जवाब देंगे, खबर भी दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी, जो कि हर एक बात को बिल्कुल ठीक से बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर बीजेपी और जेडीयू में चल क्या रहा है। तो मैं स्वागत करती हूँ 4 PM पर वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी का। चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। सर, आज की मीटिंग को लेकर लगातार खबरें चलाई गई कि 29 जून को नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं और आज ये मीटिंग हुई है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने मीटिंग की है, कार्यकारिणी की बैठक की है, वो भी दिल्ली में। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मीटिंग बुलाई है। तो ये मीटिंग जो चल रही है, ये अपने आप में क्या संकेत दे रही है? सर म्यूट है आप। प्रियंका, निश्चित रूप से मैं एक चीज कह सकता हूं कि नीतीश कुमार अभी पलटी नहीं मारने जा रहे हैं। अभी वो पलटी मारने के लिए अपनी भूमिका तैयार कर रहे हैं और उसके लिए वो दो चीजें, आने वाले वक्त में आपको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में कैसे अधिक से अधिक बेनिफिट लिया जाए, कैसे जेडीयू बड़ी पार्टी बने, जो कि आज सबसे छोटी पार्टी वहां। तो ऐसी स्थिति में आज तो वो दया पर है, वो चाहते हैं कि भविष्य में दया पर ना रहे, इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए दो तीन चीजें हैं, जो चीजें उनकी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो मंत्री उन्होंने जैसे पलटी मारी, बार बार पलटी मारते रहे हैं, आपने देखा है, और वो सदैव सत्ता के साथ रहे। आप यदि इतिहास देख लीजिए, जब 90 के दशक से वो लगातार ये कोशिश करते रहे कि कैसे हम सत्ता के साथ रहें, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे दूसरी और सरकार रही हो, उन्होंने बार बार पलटी मारी। तो जब मुख्यमंत्री बन गए तो फिर वहीं पे जमे हुए। अब मुख्यमंत्री बने रहे, इसके लिए जब भाजपा में लगा कि भाजपा कोई दूसरा विकल्प सोच रही, तो खटाक से जेडीयू जनता दल के साथ, उसके साथ आ गए, आरजेडी के साथ। उसके बाद में फिर पलटी मारी, फिर आए गए, तो इस तरह से उनका है। अब वो जब यहां आए हैं और नरेंद्र मोदी को बार बार भरोसा दिला रहे थे कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, तो यानी यह दिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि आप भरोसे के व्यक्ति नहीं है। देखिए, जो भरोसे का व्यक्ति होता है उसे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो तो जो जानता है वो जानता है कि वो आएगा, कहां जाएगा। लेकिन जो भरोसे का नहीं होता है उसी को भरोसा दिलाना होता है। तो वो ये दिला रहे थे। ये हम सबने देखा जब एनडीए की बैठक हो रही थी, कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी के पांव पकड़े, कैसे अभी नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कैसे उनका हाथ पकड़ करके हाथ देख रहे थे, वो सब हमने देखा। तो ये नीतीश कुमार ऐसे यूं ही नहीं करते हैं, इससे वो तमाम संदेश देने की कोशिश करते हैं। वो बहुत, मतलब जिसे कहेंगे श्रूड पॉलिटिशियन, और वो यही करते हैं। तो अब क्या है, अब वो जान गए कि देखिए सरकार यहां आ गई, अब सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ में अपना बहुमत सिद्ध करना है। तो उस स्थिति में नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, यह बताने आए हैं कि देखिए हम हैं तो आप हैं, तो अब आप हमारे बारे में सोचिए, बिहार को विशेष पैकेज कब देंगे, जेडीयू को कोई बहुत अच्छा मंत्रालय तो मिला नहीं है जी, चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, दोनों किनारे किनारे की स्थिति में।
तो लेकिन आज ना तो जेडीयू बहुत बोलने की स्थिति में है, ना टीडीपी बोलने की स्थिति में। क्यों? टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ तमाम करप्शन के केसेस, उन केसेस में जिनमें वो अभी जेल में भी रह चुके हैं, अभी उसमें ईडी की फाइल रुकी हुई है। और साहब हमने देख लिया जिनके खिलाफ कोई वास्तव में सबूत नहीं था, उन्हें भी नरेंद्र मोदी जेल में डाल देते हैं, उन्हें भी परेशान करते हैं, तो उनका क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। सर अगर संदेश की बात आपने की है, तो ये जो मीटिंग हुई है, ये कार्यकारिणी की मीटिंग दिल्ली में आखिर क्यों की गई है, ये सवाल लगातार किया जा रहा है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये मीटिंग जेडीयू नेताओं के साथ में, अगर आपको जेडीयू नेताओं के साथ ही तो करनी थी, इसमें बीजेपी का तो कोई नेता शामिल नहीं होने वाला था, तो ये मीटिंग आप बिहार में भी कर सकते थे। अब वहां से आप सारे के सारे नेताओं को यहाँ पर लेके आए हैं और दिल्ली में मीटिंग की जा रही है, तो सर क्या इस मीटिंग को लेकर दबाव बनाया जा रहा है? क्योंकि टाइमिंग देखिए सर, बिल्कुल इंतजार करा, अब 26 जून को भी हो गया, मतलब स्पीकर पद का भी चुनाव हो गया, कुछ नहीं जब मिला, तो 29 जून को ये मीटिंग बुलाई गई है। तो इससे क्या सर संदेश दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, क्या लगता है सर? जी प्रियंका, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं कि वो यहां पर इसीलिए कर रहे हैं, यहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इसीलिए है कि यहां से बगल में संसद है, बगल में प्रधानमंत्री का कार्यालय है, बगल में यही सारी चीज है। तो संदेश ये देना है कि देखिए हम बैसाखी खींच लेंगे, तो दो और साथी खींचने को बैठे हैं, 2 मिनट में वो भी निकल लेंगे और हम दूसरी तरफ की सरकार बनवा सकते हैं, हमारे पास सबके पास मिलके ये नंबर है। तो यह करके वो वास्तव में यहां दबाव की राजनीति, बार्गेन करने की राजनीति करने आए। यहां वो ये करने के आए हैं क्योंकि उन्होंने जो एक ट्रम्प कार्ड जो उनका चला, वो चला था वैसे तो कांग्रेस और आरजेडी के कारण हुआ था, जो आरक्षण जो बढ़ाया गया था और सारी चीज हुई थी। अब वो ये चाहते हैं कि उनके उसको केंद्र कैसे इंप्लीमेंट करे, उस पर काम करे। तो एक खेल ये, अब बीजेपी जानती है कि उसका कोर वोटर जो है वो वास्तव में कौन है, उसका कोर वोटर सवर्ण है, उसका नीति नियंता सवर्ण है, उसके जो तमाम पुरोधा हैं वो ब्राह्मणवाद के प्रतीक हैं, मनुवाद को मानने वाले हैं, तो वो कैसे मानेंगे। तो ये दबाव बनाने का एक तो है। दूसरा, बिहार को पैकेज की बात प्रधानमंत्री ने ही कही थी, याद करिए 2014 के दौरान, और आज जब आती है 2015 के चुनाव, तो आज जब ये आती है तो आज आता है कि प्रधानमंत्री जो कहे थे आज तक तो किया नहीं है, तो वो पैकेज को लेकर के घोषणा कराएं, उसको लेके दबाव बनाएं और उसके बाद बिहार को संदेश दें, देखिए हमने इसलिए पाला बदला था, हम यह दिलाने आए थे आपको। हाँ सर, खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही कि स्पेशल पैकेज की डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने मंत्रालय पर कॉम्प्रोमाइज किया और ये इस स्पेशल पैकेज के जरिए बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार खुद को साबित करना चाहते हैं। सर मेडिकल कॉलेज 7 से ज्यादा मांगे गए हैं, मेट्रो मांगी गई है, एम्स मांगा जा रहा है, रोजगार मांगा जा रहा है, मेट्रो चलाने की बात कर रहे हैं सर, बिहार में तो ट्रेन भी ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। अब आप बताइए, जो स्पेशल पैकेज की डिमांड है, अगर जेडीयू की पूरी हो गई तो टीडीपी भी नाराज हो सकती है, क्योंकि उनपे भी देखा जाए तो उनके राज्य पर भी कितना कर्ज है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो किसको देंगे, किसको बनाएंगे, बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि अमित शाह ने भी सर आज मीटिंग बुलाई है, इस मीटिंग को लेकर कहा जा रहा है कि हरियाणा पर मंथन होगा, लेकिन समझने वाले अपने आप में समझते हैं कि आखिर ये मीटिंग नीतीश कुमार की मीटिंग के बीच क्यों बुलाई गई है। सर देखिए, एक चीज जानिए कि विशेष पैकेज यदि भारतीय जनता पार्टी देती है तो उस स्थिति में उसके गले का फांस बन जाएगा, और वो इतना बड़ा संकट है कि फिर आप देखिए, चुनाव के पहले तक तमाम चीजें सस्ती हो रही थी, तमाम चीजें कहा जा रहा था इस पे वो कम, इस पे वो, जिस दिन से वोट पड़ गए उस दिन से रेट बढ़ना शुरू हो गए, कहीं दूध बढ़ गया, कहीं टोल बढ़ गया, कहीं कुछ बढ़ गया, कहीं कोई और चीज बढ़ गई। और अब हमने कल ही देखा कि तमाम टेलीकॉम कंपनियों ने अपने
टैरिफ बढ़ा दिए। तो सारी चीजों के बढ़ना बिल्कुल जारी है। दूसरी चीज ये है कि बिहार जिस तरह का स्टेट है पॉलिटिकली, हालांकि 12 ही लोकसभा सीटें हैं नीतीश के पास, लेकिन दबाव बनाने के लिए तो 12 मायने रखते हैं जी। क्योंकि यदि एक बिल्डिंग भरभराती है तो कुछ ईंट तो जबरन अपने आप ही गिर जाती हैं, ये प्रकृति का बिल्कुल वो है। तो उसी तरीके से यदि एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा, क्योंकि आज की डेट में 12 सीट बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जोड़ गांठ के बनी सरकार है, कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। भले वो संसद में झूठ बुलवाएं राष्ट्रपति से कि पूर्ण बहुमत की, तो साहब पूर्ण बहुमत की नहीं है, जोड़ गांठ की सरकार, गठबंधन की सरकार। तो वो यदि एक गठबंधन का हिस्सा गड़बड़ाया तो फिर तमाम चीजें गड़बड़ाएंगी और उससे स्थितियां और बिगड़ेंगी। इसलिए नीतीश कुमार बहुत कायदे से खेला। अच्छा, नीतीश कुमार को कोई कंसर्न नहीं किसी को उनकी पार्टी के किसी और को कोई बहुत महत्वपूर्ण मिले, स्थान मिले। क्यों? नीतीश कुमार अपने अलावा किसी की लीडरशिप पनपने नहीं देना चाहते। ये आप देख लीजिए, इतिहास है। उनकी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे शरद यादव, और शरद यादव ज्यादा बड़े नेता थे नीतीश कुमार से। जी। नीतीश कुमार ने धीरे धीरे पूरी पार्टी पे कब्जा किया और शरद यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज शरद यादव का परिवार राहुल गांधी के साथ खड़ा है और राहुल गांधी ने वक्त पर उन्हें सहारा भी दिया, इज्जत भी दी, और उनके परिवार को, आज उनकी बेटी जो है शरद यादव की, वो लगातार राहुल गांधी के साथ ही होती हैं, देखा जाता है जी। तो आप ये समझिए कि इस तरह से तो नीतीश कुमार, आप इतिहास देख लीजिए बिहार में, नीतीश कुमार के साथ में जितने लीडरशिप रही है धीरे धीरे उन्होंने खत्म की। मांझी हैं, वो हैं, सब उन्हीं के होते। पर अगर गौर देश से देखा जाए तो कुछ मोदी जी से, पीएम मोदी से भी इनका नेचर मैच खाता है कि अपने बरक्स कोई नेता खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल सही है। यदि आप बीइंग अ चीफ मिनिस्टर आप तुलना करेंगे तो वही आपको दिखाई देगा। बस नरेंद्र मोदी में यह है कि वो एक कौम के नेता बनने की कोशिश करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं एक कौम की राजनीति बिहार में नहीं चल सकती, एक जात की राजनीति नहीं चल सकती, तो वो घुमा के अपनी राजनीति को वैसे लेके आते हैं, अति पिछड़े और मुस्लिम और ये सारी चीजें। तो इसलिए अंतर है। सर, आपने ईंट की बात की है तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि ईंट की अगर बात की जाए तो ईंट तो हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अश्विनी चौबे का सर बयान निकलकर सामने आया। अश्विनी चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, तो अपने मन से तो उन्होंने ये बयान दे नहीं दिया होगा कि जो बिहार में चुनाव होगा वो बीजेपी के नेतृत्व में होगा, एनडीए की सरकार बनेगी, उसके बाद तय किया जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, हमें आयातित माल बर्दाश्त नहीं है। तो इस तरीके का बयान क्या गृह मंत्री अमित शाह दिलवा रहे हैं? क्या चेक किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पर कितना रिएक्ट करते हैं? क्योंकि सर, जहां अश्विनी चौबे का बयान निकलकर सामने आया, वहीं जेडीयू नेता ने यहां तक कह दिया है कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। तो आपसी जंग तो सर शुरू हो गई है, उसी बीच मीटिंग है। सर प्रियंका, बहुत अच्छा आपका सवाल है, इस पे बिल्कुल मैं भी चाह रहा था बात करना कि देखिए आप, एक राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की जो राजनीति रही है वो राजनीति क्या रही है? वो राजनीति सदैव ये रही है, पहले कुछ सवाल उठवा दो, सवाल उठवाने के बाद में उन सवालों पे अपने नेताओं से बयान दिलवाना शुरू करो, उनपे क्या रिएक्शन आता है। आप यदि साइंस की स्टूडेंट होंगी तो आप समझती होंगी कि साइंस में क्या होता है, जब आप केमिकल रिएक्शन, जो केमिस्ट्री में आप जब वो करते हैं तो केमिकल रिएक्शन चेक करना होता है, या अच्छा इसको हम इस जगह से थोड़ा सा वो करते हैं, देखते हैं क्या आता है, इसका असर क्या होगा, फिर हम उस ढंग से उसको आगे करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट तो बीजेपी यही करती है। आप देखिए, पहले बोला करती थी हम आरक्षण खत्म करेंगे, हम ऐसा बनाना चाहते हैं, हम जाति करना चाहते हैं। याद करिए 2014 में नरेंद्र मोदी का
पूरा मत यही था कि हम जाति और इसकी राजनीति खत्म करके हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। फिर इनके नेताओं ने बोलना शुरू किया, खुद प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार ने बोला कि संविधान पुराना हो गया, बेमकसद हो गया है संविधान, इतने समय के बाद में अब इसको बदलने की जरूरत है, ये है। फिर उसके बाद मोहन भागवत ने खुद बोला था और लोगों ने बोला, तो बोलते 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 इस स्थिति में आए। अब उसका रिएक्शन चेक किया, कहा नहीं गड़बड़ा गया। तो अब क्या किया, संसद में लेके आए आपातकाल पर। आज उसका कोई औचित्य नहीं था। 50 साल ये बोल रहे थे जबकि 49 साल हुए थे। तो और उसका खुद नहीं पेश करते हैं, पहली बार आप देखिए आप स्पीकर से कराते हैं। स्पीकर से भाई पार्टी मूव करती तो समझ में आया, स्पीकर के करने का क्या औचित्य था। स्पीकर तो सबका और दूसरी चीज, यदि आपातकाल को आप कह रहे हैं संविधान के दर्जे, भैया उस संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में मिले अख्तियारों के ही तहत, उसी के तहत जारी हुआ था। और वो संविधान की धज्जियां नहीं थी, संविधान के तहत था। वो संविधान के तहत दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से पास हुआ था। उसे पूरे मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मत से मंजूरी दी थी, उसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। तो वो तो संवैधानिक था। असंवैधानिक तो आज है। आप बगैर किसी सबूत के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दे रहे हैं, आप बगैर किसी सबूत के किसी को भी गिरफ्तार कर ले रहे हैं। आज आप कौन सा, एक मिनट, आपातकाल में यही तो कहते हैं कि बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लेते थे, ये कर लेते थे, वो झूठे मुकदमे तो नहीं दर्ज किए जाते थे। जिनको वो हुआ वो मीसा में अरेस्ट किया गया, मीसा एक्ट। हाँ सर, और यही भी चीज आती है कि आप तो सबूत भी नहीं दिखा पा रहे हैं। अब हेमंत सोरेन भी बाहर आ गए, केजरीवाल के खिलाफ भी आपके पास सबूत नहीं है, और संजय सिंह को भी 6 महीने तक जेल में रखा, तब भी सबूत नहीं था। ईडी के हवाले से चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार कर दिया कि ये सब बेईमान है, ये सब घोटालेबाज है, लेकिन कुछ साबित ही नहीं हुआ। सर देखिए, तो आपातकाल से पूरी स्थिति दिखाई दे रही है। आप सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवा ले रहे हैं, वो भी चुनावों के बीच। प्रियंका, मैं यही तो कह रहा हूं कि उससे ज्यादा बुरे हालात हैं। तब तो कभी किसी मुख्यमंत्री को नहीं आज तक अरेस्ट किया गया था। आप तो सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर रहे हैं, आप सिटिंग मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर रहे हैं, आप तमाम सारे लोग। भाई यदि है केस, आप चलाइए, सबूत लाइए, सबूत पेश कर दीजिए, उसके बाद गिरफ्तार कर लीजिए, जेल भेजिए, फांसी चढ़ा दी, लेकिन सबूत तो लाइए। कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। चाहे संजय सिंह की उस पे आप देख लीजिए, बेल के उस पे उन्होंने क्या लिखा है। सर हेमंत सोरेन के केस में कोर्ट ने कह दिया कि अभी तो हमें दिखाई नहीं देता कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, आपके पास कोई सबूत नहीं है। और सर संजय सिंह के इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने खुद बोला है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। तो सर ईडी की यहाँ पर फजीहत नहीं हो रही, फजीहत मोदी सरकार की भी हो रही है। जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? आपने विपक्ष को इतना डराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन ने सर गोदी मीडिया के सिनेरियो के बावजूद, ईडी सीबीआई की कार्रवाई के बावजूद, बैंक अकाउंट सीज हो जाने के बावजूद एक मजबूत विपक्ष खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब है कि मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है सर। मैं यही तो कह रहा हूं प्रियंका। उस समय जिस आपातकाल को आप ये कह रहे हैं, उस समय तो अखबारों में लिखा जा रहा था, उस समय तो कहा जा रहा था, उसे कंडेम किया जा रहा था कि ये आपातकाल गलत है। तमाम अखबारों ने अपने संपादकीय ब्लैंक छोड़े, तमाम ने तमाम तरह से विरोध जताया, तमाम पत्रकार सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। और आप देखिए, आपातकाल लगाने के बाद उस समय विपक्ष के नेता साफ साफ दिल्ली में गांधी मैदान से ऐलान कर रहे थे कि सेना और पुलिस विद्रोह कर दे इस सरकार के खिलाफ। तो अपने आप आपातकाल लगाने का कारण है, गिरफ्तारी का कारण है। आप तो ये कर रहे थे, आज तो किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा। हर नेता कहता है हम संविधान, नियम, कानून के तहत करेंगे। और तब आप कहते हैं, आज आप पत्रकारों के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज किए हैं, कितने पत्रकारों को जेल में डाला है। मैं खुद आपके सामने हूं, मेरे खिलाफ स्मृति ईरानी ने 31 मई को एफआईआर दर्ज करवाई। किस बात के लिए? मैंने तो उन्होंने ही जो शब्द कहे थे, उन्हीं शब्दों का मैंने विश्लेषण किया था, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन आप जबरदस्ती अपनी मीमांसा करेंगे
और एफआईआर दर्ज करा लेंगे। अरे करा लीजिए, एक नहीं 10 करा लीजिए, कोई आपसे डरने वाले नहीं है। इतना ही तो करेंगे, आप जेल में डाल देंगे, डाल देना यार, मैं नहीं डर रहा हूं। लेकिन आप साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो गलत है। लेकिन एक चीज है ना, आपका हरासमेंट हो जाता है। अब आप सोचिए, मैंने बेल कराना, वकील कराना, ये कराना, उसमें सब चीजें हैं, खर्चे हैं, दूसरी चीजें हैं, परेशानियां आती हैं, आपका काम प्रभावित होता है, मेंटली आप डिस्टर्ब होते हैं, घर परिवार का चीजें डिस्टर्ब होती हैं, परिवार के लोग डिस्टर्ब, बाकी कोई चिंता नहीं। मैं तो सीधी इस बात बताऊं, मैं तो वैसे भी जेल टाइप वाली स्टाइल में रहने का आदी। मैं जिन दिनों संपादक हुआ करता था देश के सबसे बड़े अखबार का जी, उन दिनों भी जब मैं दिल्ली में रहता था तो मैं अपने कमरे में बेड पड़ा था, बेड के नीचे ही मैं नीचे जमीन में अपने लिए बिछाता था और उस पे मैं सोता था। आज भी मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं पंखे में सोता हूं, मुझे नहीं जरूरत है एसी की, मुझे नहीं जरूरत है उसकी। जब कभी कोई प्रोग्राम होता है, कहीं किसी के साथ बैठना होता है, लगता है कि पसीना आएगा, कुछ आएगा तो उससे वो नहीं सही जाएगा, तो भले मैं कर लूं, नहीं तो मैं तो इस तरह से। तो ये अपने आप में आप डाल देना जेल में यार। तो ये आपातकाल से बुरी स्थिति है प्रियंका, ये तो संविधान के खिलाफ है, ये संविधान की धज्जियां उड़ा के आप भी करिए, आपातकाल घोषित कीजिए, डालिए जेल में। सर यहाँ पे देखने वाली बात है कि बेशर्मी भी अपनी हदों को पार कर चुकी है। जैसे ही सदन शुरू हुआ, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और विपक्ष के नेता सुप्रिया सुले तक ने ये कह दिया कि इस बार विपक्ष को बोलने दीजिएगा, माइक मत बंद कीजिएगा, कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पर ना हो, सत्ता पक्ष पर भी की जाए। लेकिन फिर भी सर अगले ही दिन ओम बिरला ने माइक बंद कर दिया। आप देख सकते हैं सर, माइक बंद कर दिया गया और सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अब इस तरीके से ये लोग सदन चलाएंगे तो नीट का पेपर लीक हो रहा है। आप देख सकते हैं सर, जो दिल्ली में लोगों ने उद्घाटन किया वो उसकी छत लीक हो रही है, छत गिर जा रही है, लोग मर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा कहाँ होगी? अब सदन में चर्चा नहीं होगी तो क्या होगा? अब जब इंडिया गठबंधन मजबूत है तो सदन का सत्र ही तुरंत स्थगित कर दिया जा रहा है, वरना तो सस्पेंड करके किस तरीके से बिल पास कराएगा ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या कहेंगे सर इन सब पर, सदन की कार्रवाई पर? मैं यही कह रहा हूं, आज इससे बड़ा मुद्दा क्या था? संविधान इस बात का प्रावधान करता है कि नेता प्रतिपक्ष बगैर नोटिस दिए, बगैर किसी उसके, वो कोई भी वो मुद्दा जो वो समझता है कि अति आवश्यक है इस समय, उसको किसी भी समय उठा सकता है। उसके लिए कोई समय नियत नहीं होता है, ये संविधान प्रावधान देता है। बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष ने उठाया तो उसका माइक बंद कर दिया जा रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसको ज्ञान दिया जा रहा है। अरे ऐसे थोड़ी नहीं होता है, आप उसकी बात सुनिए और उसके बाद में आप मत कुछ करिएगा, लेकिन कहने तो दीजिए। आप कहने नहीं देंगे, आप आवाज बंद कर देंगे। यह दिखाता है कि वास्तव में असली आपातकाल तो अब है, तब तो कहने को आपातकाल था। और संविधान की जय बोलने पर आपत्ति होती है, तो जिन लोगों को संविधान के जय बोलने पे आपत्ति होती है, इससे आप समझ लीजिए कि गलत नहीं कहते थे राहुल गांधी, ये संविधान को खत्म करना चाहते थे, तो सचमुच खत्म करना चाहते हैं। इन्हें नफरत है संविधान से और संविधान की जय बोलने से नफरत है, इसलिए ये सारे साजिश करते हैं। तो ये इनका वास्तविक चरित्र है और वही दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सर, वो वास्तविक चरित्र के साथ साथ देश की देखिए, देश को इनको ये मतलब नहीं है कि देश का क्या हो रहा है। बेरोजगारी देखिए सर, हर चौथा ग्रेजुएट बेरोजगार बैठा हुआ है। आप बेरोजगारी पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं, आप महंगाई पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। चुनावों के समय चीजें सस्ती की गई, उसके तुरंत बाद महंगी होती चली जा रही है। परीक्षा आप करवा नहीं पा रहे हैं, पेपर पर पेपर लीक हो रहा है। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान देखिए सर, किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और जो सवाल कर रहा है उसका सवाल भी दबा देना चाहते हैं। अब सड़कों पर भी यूथ कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया तो सर लाठियां चलाई गई हैं। ये क्या चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? ये सबसे बड़ी बात ये है कि आज देश में कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं पर कोई चीज नहीं है, हर जगह इसी तरीके की मनमानी चल रही है, इसी तरीके से सारा काम किया जाए। आज छात्रों पे लाठियां चल रही, वो क्या मांग रहे हैं? एक बात बताइए, वो क्या अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? सिर्फ वो देश के हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं
जिसके, और जो पुलिस वाले लाठी चला रहे हैं, क्या उनके भाई बहन रिश्तेदार कोई और क्या नीट की परीक्षा नहीं दिए होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके बच्चे नहीं दिए होंगे? क्या ये तो पूरे देश के लोगों से जुड़ा हुआ है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, और बच्चे सबके। तो उस भविष्य की जब बात होती है तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। तो आज उस भविष्य को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनपे आप ऐसे लाठी चला रहे हैं, ऐसे FIR दर्ज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जैसे उन्हें खा जाएंगे, वो कोई अपराधी होती है। आपातकाल और क्या है, उससे ज्यादा बुरा आपका। उस समय तो प्रदर्शन लोग कर रहे थे, और जैसा मैंने बताया कि विद्रोह करने तक को तो कह रहे थे। आज आप वो न्याय मांगने की बात कर रहे हैं, वो सच की बात कर रहे हैं, और आपकी पुलिस ने, आपकी CBI ने, सबने पकड़े हैं, सबूत मिले हैं, तब कह रहे हैं। बिल्कुल सर। और सर 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया था, अपनी मनमानी चलाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन अब जब अल्पमत में आ गए हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है NDA की सरकार। और जो भी जानकारी आपने दी है वो अपने आप में काफी अहमियत रखती है, क्योंकि इस समय कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे साथ बातचीत की है और अपनी जानकारी हमारे साथ साझा की है। तो ये थे हमारे साथ में अजय शुक्ल जी, जिनसे हमने बातचीत की है, और बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय शुक्ल। आपने देखा कि उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन पर भी केस हुआ, उनको भी डराया गया, धमकाया गया, लेकिन इनकी वो पत्रकारिता है जो कि डरने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं उनका कहना है कि अभी जो स्थितियां हैं वो आपातकाल से भी खराब हो चुकी हैं, और स्थितियां क्या हो चुकी हैं ये सदन की कार्रवाई अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, किस तरीके से राहुल गांधी का माइक ऑफ किया जा रहा है, किस तरीके से मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। और इन सब के बीच नीतीश कुमार बिहार में पहुंचे हैं, बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, मीटिंग की जा रही है, JDU नेताओं को पहुंचे हुए हैं दिल्ली लेकर, और दिल्ली में मीटिंग ये की जा रही है। चाहते अगर तो ये मीटिंग बिहार में भी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल ये मीटिंग दिल्ली में की जा रही है। बिहार से नीतीश कुमार के निकलते ही बिहार में भी खेला चरम पर चल रहा है। बिहार के नेता भी अपने आप में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ JDU के नेता बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को आप देख सकते हैं कि बयानबाजी पर बयानबाजी की जा रही है, इससे JDU नाराज है और अब एक्शन की तैयारी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एक्शन किस तरफ से पहले होता है, पहले भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेती है या फिर कि JDU की तरफ से एक्शन होता है। आपको क्या लगता है? मीटिंग में कई प्रस्ताव पारित तो हो गए हैं, तो लेकिन क्या इन प्रस्तावों पर भारतीय जनता पार्टी भी मोहर लगाएगी? अगर मोहर नहीं लगाएगी तो क्या इस बार बगावत हो जाएगी? तो फिलहाल इस सवाल के जवाब में और इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली चर्चा के साथ, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।